नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे में लाख टके की बात के लिए आपके लिए वो तमाम खबरें हम लेकर आ रहे हैं जिनको देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर की हुर्रियत की। गद्दारों का गेम ओवर किस तरीके से होने जा रहा है। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको इस खबर से जुड़े हर पहलू की जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। नारायण राणे पर सियासत किस तरीके से गर्माती जा रही है, क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, बताएंगे आपको। तीसरी बड़ी खबर जो लाख टके की बात में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो पंजाब से है। पंजाब में घमासान कांग्रेस पार्टी में अभी खत्म नहीं हुआ है और कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी बने हुए हैं। पंजाब की अपडेट हम आपको बताएंगे। और बड़ा सवाल ये कि जब मॉल, बाजार, ट्रेन, बस सब कुछ खुल चुके हैं तो आखिर स्कूल कब खुलेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी यही सवाल पूछा जा रहा है और देश के बाकी हिस्सों में भी। ये 4 खबरें दिखाएंगे हम आपको लाख टके की बात में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ी खबर की बात जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध की, उनकी मुश्किलों की। हुर्रियत के जो तमाम धड़े हैं उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं क्योंकि खबरें आ रही हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है, किस तरीके से शिकंजा कस रही हैं भारत सरकार की तमाम एजेंसी, दिखाते हैं आपको। हर गुनहगार का हिसाब होगा। हर चेहरा बेनकाब होगा। जन्नत के जालिम नहीं बचेंगे। कश्मीर में दहशतगर्दी यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तंत्र शामिल है। आतंकी यूं ही पैदा नहीं होता, उसे तैयार किया जाता है। पत्थरबाज यूं ही पत्थर नहीं फेंकते, इसके पीछे पूरी साजिश होती है। सरहद पार आतंक के आकाओं के साथ इस साजिश में शामिल हैं देश से गद्दारी, दुश्मनों से वफादारी, दहशत के सफेद पोश चेहरे बेनकाब। हुर्रियत के वो चेहरे खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन एजेंडा पूरा करते हैं पाकिस्तान का। यही वजह है कि दहशत के इन सफेद पोश चेहरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हुर्रियत पर प्रतिबंध की तैयारी। पहले भी कई मामलों में हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यूएपीए के अनुच्छेद 3(1) के तहत हुर्रियत पर कार्रवाई हो सकती है। इस अनुच्छेद के तहत अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसे सबूत मिलने के बाद गैर कानूनी संगठन करार देकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। हुर्रियत के खिलाफ सबूतों की लंबी फेहरिस्त है। उनके गुनाहों की पूरी कुंडली सुरक्षा एजेंसियों के पास है। हुर्रियत पर प्रतिबंध की तैयारी क्यों की जा रही है, बारी बारी से हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले उन वीडियोस को देखते हैं जो कश्मीर की बदकिस्मती की कहानी कहती हैं। पत्थरबाजी के जरिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश के जिम्मेदार हैं हुर्रियत के ये चेहरे। अब इस साजिश पर से पर्दा उठ गया है। पत्थरबाजी का आतंकी अर्थतंत्र एक्सपोज्ड। एमबीबीएस, ये 4 शब्द धरती के भगवान के प्रतीक हैं। लेकिन एमबीबीएस की आड़ में हुर्रियत के ये सफेद पोश चेहरे रच रहे थे बड़ी साजिश। एमबीबीएस बहाना, सामने आया आतंक का खजाना। एमबीबीएस सीटों का सौदागर हुर्रियत। ये केस पाकिस्तान में मौजूद एमबीबीएस कोर्स की सीटों को बेचने का है। हुर्रियत के नेता इसी के जरिए फंड जुटाने में लगे थे। हुर्रियत के दोनों धड़ों पे जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र थी और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी समय से चल रही थी। हालांकि हम जानते हैं कि एनआईए और ईडी भी इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि जो पैसों का सोर्स था हुर्रियत का वो कहां से आता था। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जो चैनल्स थे उनकी भी जो बात चल रही थी, उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जो एक नया खुलासा हुआ था, एमबीबीएस सीट्स, एमबीबीएस और बाकी जो डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज थे, उनकी सीट्स जो रिजर्व होती थी पाकिस्तान में हुर्रियत के लिए, और जो एक मोडस ऑपरेंडे था कि वो सीट्स यहाँ बेची जाती थी। जो कैंडिडेट्स थे यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको जो है वो सीट्स जो है बेची जाती थी और इससे जो है करोड़ों रुपए का जो आमदनी हुर्रियत को होती थी और वो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो पैसा इस्तेमाल होता था। इसका खुलासा होने के बाद जो है
5 से 6 हुर्रियत के लीडर जो हैं, जिनमें एक बड़ा लीडर भी था जफ़र अकबर भट्ट, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। और अब जो आहिस्ता आहिस्ता बातें बाहर आ रही हैं कि कैसे जो हुर्रियत के टॉप नेता हैं, चाहे सईद अली शाह गिलानी हो या मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, जफ़र अकबर भट्ट, यासीन मलिक, अपनी लेटर्स, डीओ लेटर्स, जो रिकमेंडेशन लेटर्स होती थी वो दिया करते थे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में एमबीबीएस और दूसरे कोर्स के लिए हुर्रियत नेताओं का कोटा तय था। एक सीट की कीमत 10 से 12 लाख के बीच थी। इन पैसों का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए होता था। बताया जाता है कि कोटा के मामले में सबसे ज्यादा रसूख पाकिस्तान परस्त नेता सैयद अली शाह गिलानी का था। खासकर अगर आप सईद अली शाह गिलानी की बात करें तो ये एक ऐसा नेता था, सेपरेटिस्ट नेता पाकिस्तान के लिए, जिसकी जो डीओ लेटर थी, रिकमेंडेशन लेटर थी, वो हमेशा ऑनर होती थी। ऐसी कोई जो है, अगर पुलिस सूत्रों का माने, ऐसा कोई उनके पास इंस्टेंस नहीं है जहाँ पे उनकी लेटर जो है रिजेक्ट की गई हो। उसके बाद अगर आप मीरवाइज़ उमर फ़ारूक की बात करें, उनका भी ऐसा ही केस था जहाँ उनकी दी हुई लेटर्स जो हैं बिल्कुल एक्सेप्ट होती थी और उसकी बुनियाद पे जो है, अगर आप ट्रेड का कोई काम हो, सीट्स का काम हो या पाकिस्तान एम्बेसी में काम हो, वो होता था। और उसके बदले उनके जो कंड्यूट्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो पैसा लिया करते थे लोगों के से। और ये जो सिलसिला है सालों साल से कश्मीर में चलता आ रहा है। हर साल करोड़ों रुपए जो है इस पे जमा होते थे और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में भी लगते थे। और उसके साथ साथ ऐसा भी पैसा है जो इनके पर्सनल कामों में भी गया है। इनके दफ्तर भी चलते थे और मेरे पीछे जो आप हुर्रियत दफ्तर भी देख रहे हैं, ये भी जो है काफ़ी हद तक उस पैसे पे चलता था। हुर्रियत के ये नेता सीधे बंदूक तो नहीं उठाते, लेकिन बंदूक उठाने वालों को ये प्रेरित करते हैं, इन्हें फंड के जरिए ताकतवर बनाते हैं। यही वजह है कि अब सरकार हुर्रियत का गेम ओवर करने की तैयारी कर रही है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दरअसल में बीते कुछ वक्त में टेरर फंडिंग को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उससे हुर्रियत जैसे तमाम संगठनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। व्यापार के आड़ में आतंक का काला धंधा करने वाले ऐसे संगठनों पर टेरर फंडिंग से जुड़े हुए खुलासों के बाद मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कश्मीर में जो लोग पर्दे के पीछे से आतंक का खेल खेल रहे थे, अब वो बेनकाब हो रहे हैं। दहशतगर्दी के फंड मैनेजर्स की पोल खुल रही है। आतंक का अर्थतंत्र एक्सपोज हुआ है। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर एनआईए का शिकंजा कस चुका है। इस महीने एनआईए ने जमाते इस्लामी के 56 ठिकानों पर छापेमारी की थी और टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई की थी। जमाते इस्लामी वो संगठन जिसने हुर्रियत खड़ा किया था। सुरक्षा एजेंसियां अब आतंक की जड़ को खोदने में जुट गई हैं। सुरक्षा बलों पर हमला हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, पत्थरबाजी हो, हर मामले का लिंक टेरर फंडिंग से जुड़ रहा था। टेरर फंडिंग के मामलों की जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिल्लत और लश्कर तैयबा की मदद से अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कैडर टेरर फंडिंग में लगे हुए हैं। देश और विदेशों से हवाला समेत दूसरे इल्लीगल चैनलों से फंड जुटाकर उसका इस्तेमाल अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। यही वजह है कि कुछ सालों से लगातार हुर्रियत पर शिकंजा कस रहा था। हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाने के लिए हुर्रियत के खिलाफ कई मामलों को शामिल किया जा सकता है। इसमें एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग के मामले में कई अलगाववादियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। साल 2017 से ही हुर्रियत के दोनों धड़ों के कई नेता टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। टेरर फंडिंग मामले में कई नामी गिरामी चेहरों पर कार्रवाई हो चुकी है। एनआईए ने सबूत मिलने के बाद गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, कारोबारी जहूर अहमद वटाली, जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक और दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी, अलगाववादी मसरत आलम को गिरफ्तार किया था। अब और भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आतंक के संपूर्ण सर्वनाश की तैयारी। कहाँ आता है, कैसे आता है और कैसे ये मिलिटेंट्स और ये पत्थरबाजों के पास जाता है,
तो अब जब सारा मनी ट्रेल वगैरह उनकी हो गई है, शिनाख्त हो गई है, उनके अकाउंट्स तक पहुंच गए हैं, तो अब उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों फैक्शन जो है उनको बैन कर दिया जाए और यूएपीए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा सारे कश्मीर घाटी के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अब नहीं टॉलरेट करेगी ये ऐसी बातें। जो पहले हो गया सो हो गया, अब जो है प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे के सारे अंदर होंगे और अब जितने ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं अब उनकी बारी है हुर्रियत के बाद, और वो भी जल्दी आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर में सियासी दलों और हुर्रियत के बीच नापाक गठबंधन का खुलासा होता जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे पीडीपी के नेता रहे हैं। दुनिया ने 2016 में उस दौर को देखा है जब बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश की गई थी। एनआईए की जांच में सामने आया है कि इसकी साजिश हुर्रियत की तरफ से रची गई थी और इसमें पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा भी शामिल थी। जांच में सामने आया है कि हिंसा के लिए गिलानी के दामाद को पारा ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। जांच में हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत के कई मामले सामने आए हैं। बताया जाता है कि हुर्रियत नेता और आतंकियों को रुपया पैसा, हॉटलाइन फोन और पाकिस्तानी वीजा भी मुहैया करवा रहे थे। एनआईए ने इनके ठिकानों पर छापेमारी करके इनके कब्जे से कई अहम दस्तावेज जिनमें प्रॉपर्टी पेपर, बैंक स्टेटमेंट और लेन देन से संबंधित कागजात बरामद किए थे। मीरवाइज उमर फारूक के घर से तो हाईटेक इंटरनेट संचार उपकरण और पाकिस्तान के लिए हॉटलाइन भी मिली थी। मीरवाइज उमर फारूक वो शख्स है जिसे हुर्रियत के नरमपंथी धड़े का नेता माना जाता है। हुर्रियत का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। साजिशों से भरा है हुर्रियत का इतिहास। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 संगठनों के साथ साल 1993 में अस्तित्व में आई थी। इसमें पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी, JKLF, दुख्तरान मिल्लत जैसे प्रतिबंधित संगठन भी शामिल थे। पीपल कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की आवामी एक्शन कमेटी भी इसका हिस्सा रही। साल 2005 में यह अलगाववादी संगठन 2 खेमों में बंट गया। कट्टरपंथी संगठन का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी, जबकि नरमपंथी धड़े का नेतृत्व मीर वाइज उमर फारूक के पास गया। एनआईए की जांच में यह साफ हो चुका है, हुर्रियत के नरम और गरम धड़े में कोई अंतर नहीं है। अंतर की बात कहकर अब तक सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है। गिलानी हो, यासीन मलिक हो या फिर मीरवाइज उमर फारूक, सब देश से गद्दारी कर रहे हैं। देश के इन दुश्मनों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान की आपने रिपोर्ट देखी जिसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि बीते कुछ सालों में एनआईए जैसी संस्था अपनी जांच में जो तथ्यों को हासिल कर रही है, जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, वो वाकई चौंकाने वाली है, वो हैरान करने वाली है, वो डराने वाली है। और सीधा सीधा सवाल खड़ा हो रहा है इस तरीके के संगठनों पर जो लगातार लंबे वक्त से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। टेरर फंडिंग के जरिए किस तरीके से फंड जुटाया जा रहा था, यह अब एक्सपोज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का जाल। टेरर फंडिंग के लिए हुर्रियत जिम्मेदार। सरहद पार से लगातार आतंकी आकाओं के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की साजिश करती रही है। इस षड्यंत्र में हुर्रियत नेताओं का इस्तेमाल मोहरे की तरह होता रहा है। आतंक के फंड से जुड़े लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। टेरर फंडिंग का इंटरनेशनल कनेक्शन। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसा पाकिस्तान और दुबई से कश्मीर घाटी में हवाला और कई दूसरे रूट से आता था। कई बार ये पैसा हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं के बैंक खातों में भी सीधे आया है, जहां से इसको अलग अलग संगठनों के नाम पर ट्रांसफर कर इनको आतंकवादियों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसीज को हुर्रियत नेताओं की बैंक खातों की जांच में टेरर फंडिंग से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। आतंक के गुनहगार सिर्फ बंदूक उठाने वाले नहीं होते, उन तमाम लोगों के हाथ भी खून से रंगे हैं जो बंदूक उठाने वालों को ताकत देते हैं। हुर्रियत नेताओं के हाथ भी खून से सने हैं। हुर्रियत नेताओं के आतंकी फंड के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सबूत मिले कि हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक गुप्त फंड बना रखा था। कई जगहों से इसमें पैसा आता था। हर हफ्ते इस फंड की डिटेल रिपोर्ट नष्ट की जाती थी, जिससे एजेंसियों को इसकी जानकारी न लग सके। बताया जा रहा है कि गिलानी को जिस फंड की जिम्मेदारी दी गई, उनमें गोपनीय सोर्सेज से हर महीने 6 से 8 लाख रुपए आते थे।
आतंक की हर फंडिंग की हर उस सोर्स को सुरक्षा एजेंसियां बेनकाब करने में जुटी हैं जो दहशत के अर्थतंत्र को मजबूत कर रही हैं। श्रीनगर मुजफ्फराबाद ट्रेड रूट पर नजर। एक और पहलू जो इन्वेस्टिगेट हो रहा है और काफ़ी टाइम से उस पे जो है बात चल रही है वो है श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो ट्रेड रूट था, और जिस ट्रेड रूट को जो है आहिस्ता आहिस्ता एक मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रूट के तरीके से इस्तेमाल किया गया। और अगर पुलिस सूत्रों का माने तो सेपरेटिस्ट जो थे उनके जो कंड्यूट्स थे वो बिजनेसमैन भी थे, और वो जो हैं उनमें से काफ़ी ट्रेड के नाम पे जो है करोड़ों रुपए जो है पैसा यहाँ लाया गया और सेपरेटिस्ट्स को दिया गया। उनकी एक्टिविटीज़ में जो है वो पैसा इस्तेमाल हुआ है और तभी वो रूट को जो है बंद कर दिया गया है बहुत पहले। लेकिन अभी भी काफ़ी केसेस हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये पैसा ही है जिसके दम पर हुर्रियत के नेता दहशतगर्दी का कारोबार चलाते रहे हैं। फंडिंग में ऐसे चेहरे शामिल रहे हैं जो अभी तक व्यापार की आड़ में छिपे थे। इन्हीं चेहरों में से एक है जहूर बटाली। फंडिंग में कश्मीरी व्यापारी जहूर वटाली का योगदान सबसे ज्यादा था। वटाली पर कानून का शिकंजा कस चुका है। पैसा जो है वो हवाला के जरिए ये व्यापारियों के से ही आता था। जितने ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में थे उधर क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था तो उसलिए उसके अंदर जो है जो माल आता था उस माल के अंदर वो ईयर मार्क होता था कि भाई इतना इतना माल हम भेज रहे हैं, ये पैसा जो है आपने किसको देना है, और वो व्यापारी उस हिसाब से करते थे। कुछ जो कारपेट ट्रेडर्स थे, कुछ दूसरा वॉलनट एक्सपोर्टर्स थे, एक्सपोर्टर्स दूसरे भी थे, उनके भी अकाउंट्स में पैसे आते थे, एक्स्ट्रा पैसे आते थे। वो इसीलिए आते थे कि वो जाके जो है उन्होंने किसको देने हैं। और ये भी मनी ट्रेल जो है वो पूरी की पूरी NIA ने पूरी की पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की मंशा साफ है, आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मकसद से घाटी में धारा 370 खत्म किया गया था। अब दहशतगर्दी के सर्वनाश के लिए हुर्रियत के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ मीर फरीद, न्यूज नेशन, श्रीनगर। लाख टके की बात में आपने ये खास रिपोर्ट देखी हमारी। अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है खूंखार तालिबान की मदद से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं क्या। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। फिलहाल लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर।